हाइपरटेंसिव ड्रग्स में हम क्या करेंगे, पहले की क्लासेस देखेंगे कौन कौन सी हैं। हमारे पास क्लासेस कौन कौन सी हैं। डायूरेटिक्स, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स या ARBs, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ब्लॉकर्स है हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स हैं, हमारे पास अल्फा ब्लॉकर्स हैं, हमारे पास रेनिन इनहिबिटर हैं और हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास कोई पेशेंट आया है जिसे अभी अभी हाइपरटेंशन हुआ है तो हम उसे न थेरेपी देते हैं। कोई भी एक क्लास की ड्रग नहीं देते, 2-3 क्लासेस की ड्रग्स मिला के देते हैं। हम उसमें डायूरेटिक्स भी दे सकते हैं, हम उसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं, हम उसे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं, कन्वर्टिंग एंजाइम ब्लॉकर्स भी देते हैं। इनमें थोड़ी बहुत कॉन्ट्राइंडिकेशन है, वो हम देख लेते हैं। जैसे हमने कार्डियक अरिथमियास में देखा था, इसमें भी हम देखेंगे, फिर हमारे लिए ईजी हो जाएगा कि किस में हम यूज़ कर सकते हैं, कौन सी क्लास किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अब हम वो देखते हैं थोड़ी बहुत। अब जैसे कि हमने किया था कि कार्डियक का कोई पेशेंट आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि उसे कार्डियक की प्रॉब्लम हो, कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है। सेम एज कोई पेशेंट अगर किसी में हाइपरटेंशन है तो नेसेसरी नहीं है कि कोई उसमें कुछ भी ना हो, कोई और कंडीशन भी उसमें हो सकती है। हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट फेल्यूर हो सकता है, किडनी डिजीज़ हो सकती है। तो हम उसमें देखते हैं कौन सी क्लास हम उसमें बेनिफिशियल है, कौन सी क्लास कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अब अगर कोई पेशेंट है जिसमें हाइपरटेंशन है लेकिन उसमें इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, मीन्स कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, स्टेबल टाइप है, स्टेबल इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, उसमें हम डायूरेटिक्स नहीं देंगे। अब डायूरेटिक्स हम उसमें क्यों नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता है कि डायूरेटिक्स आर नोन एज वाटर पिल्स। यह हमारे डायूरेसिस करवाती है, यूरिनेशन बढ़ा देती है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन कम हो जाता है। यही इसका मैकेनिज्म है। लेकिन हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या करती हैं, कार्डियक आउटपुट को कम कर देती हैं। किसको कम करेंगी? कार्डियक आउटपुट को कम कर देती हैं डायूरेटिक्स, जिसकी वजह से हमारा प्रीलोड कम हो जाता है। अगर प्रीलोड कम होगा तो वेंटिकुलर जो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा। स्टार्लिंग मैकेनिज्म अगर आपने पढ़ा हो तो, जिसकी वजह से हम हार्ट हमारे स्टेबल नहीं होगी, स्ट्रोक में जा सकती है, जिसकी वजह से हम हार्ट डिजीज़ में नहीं देते इसको। डायबिटीज़ में हमने जैसे कि किया था, अंजाइना में किया था, बीटा ब्लॉकर्स नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि वो ग्लूकोज कंटेंट को बढ़ा देती है, एंटागोनाइज उसके ऐड करती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज कंसनट्रेशन बढ़ जाती है इसमें, इसलिए ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है डायबिटीज़ में। रिकरेंट स्ट्रोक हो रहे हैं पेशेंट को, उसमें हम बीटा ब्लॉकर्स भी नहीं देंगे, कैल्शियम ब्लॉकर्स भी नहीं देते हैं। बीटा ब्लॉकर्स हम क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि क्या होता है कि पर्सन में क्या होता है, बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को कम कर देते हैं, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। पेशेंट ऑलरेडी स्ट्रोक में है, जिसकी वजह से अगर हम उससे बीटा ब्लॉकर्स देंगे तो वो स्ट्रोक को इन्हेंस कर देता है, रिस्क होता है ये, इसलिए बीटा ब्लॉकर्स नहीं देंगे। सेम एज कैल्शियम ब्लॉकर्स भी नहीं देते हैं। हार्ट फेल्यूर में हम सब दे सकते हैं। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में हम डायूरेटिक्स नहीं देंगे, सेम एज वही कार्डियक आउटपुट कम कर देता है, हाइपोटेंसिव इफेक्ट्स है ना, इसलिए हम नहीं देते हैं। और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी नहीं देते हैं। क्रोनिक किडनी डिजीज़ में हम ना तो डायूरेटिक्स देंगे, ना बीटा ब्लॉकर्स देंगे, ना एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनाइज देंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है डायूरेटिक्स नहीं देंगे क्योंकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑलरेडी कम है, किडनी में डिजीज़ है, और अगर हम डायूरेटिक्स देंगे तो वो जो भी फंक्शन होगा वो बढ़ता जाएगा, इसलिए हम वो नहीं देंगे। बीटा ब्लॉकर्स हम नहीं देते क्योंकि हम बीटा जो हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं किडनी में, उनको स्टिमुलेट नहीं करवाना चाहते, उनकी जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, इसलिए वजह से हम बीटा ब्लॉकर्स नहीं देते। एंड एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनाइज क्यों नहीं देते? क्योंकि इनके साइड इफेक्ट ज़्यादा, ये हाइपरकैलेमिया करवाती है, हाइपरकैलेमिया करवाएंगे, गायनोकोमेस्टिया करवाएंगे, एक्यूट रीनल फेल्यूर करवाती है।
अगर पेशेंट के पास ऑलरेडी क्रोनिक रीनल डिजीज़ है तो हम उसमें कैसे देंगे, एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट नहीं दे सकते, एक्यूट रीनल फेल्योर करवाता है, इसलिए ये उस कंडीशन में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ये हम इसलिए कर रहे हैं चार्ट क्योंकि ये फिर हमें आगे इजी होगी। जब हम क्लासेस करेंगे तो आपको पता है कि हम देखते हैं उसकी ये इसमें बेनिफिशियल है, इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, आप ये याद कर लें। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में डायूरेटिक्स नहीं देंगे, किडनी डिजीज़ है तो डायूरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसिन एंटागोनाइज नहीं दे सकते। वाइड हार्ट फेलियर है, जब हम हार्ट फेलियर करेंगे ड्रग टू हार्ट फेलियर तो ये सारी ड्रग्स हम उसमें रिपीट करेंगे। हम हार्ट फेलियर में सारी ड्रग्स दे सकते हैं। ये कुछ हैं। अब हम क्लास करते हैं। डायूरेटिक्स को हम बाद में करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा है, उसका अलग चैप्टर भी है तो हम उसको डिटेल में करेंगे, एक ही लेक्चर में उसको करेंगे। आज हम करते हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स आपने बहुत किए हैं, अंजाइना में भी हमने किए हैं बीटा ब्लॉकर्स। अब हम यहाँ पे क्या होता है, बीटा ब्लॉकर्स हम क्यों करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, पहले ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं। अगर ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा हमारा ब्लड प्रेशर तो कार्डियक आउटपुट भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है वो क्या कर देती है, रेनिन के जो सीक्रीशन है उसे इनहिबिट कर देती है। अगर रेनिन इनहिबिट हो जाएगा हमारा, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में बता रही हूँ। रेनिन अगर हमारे पास इनहिबिट हो जाएगा तो हमारे पास जो एंजियोटेंसिन की फॉर्मेशन है, रेनिन की जो है वो क्या करती है, वो क्या कर देती है, अगर रेनिन इनहिबिट हो जाएगा तो हमारे पास एंजियोटेंसिन 1 नहीं होगा तो एंजियोटेंसिन जो हमारे पास पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्शन है वो नहीं बनेगा। अगर एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनता हमारे पास तो एल्डोस्टेरोन की सीक्रेशन भी कम हो जाती है। इजी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इजी करके आप इसको याद करें बस, एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन कम हो जाएगा। ये क्या करते थे, बीटा ब्लॉकर्स आपको पता है ब्लड प्रेशर को कम कर देती है, कार्डिक आउटपुट को कम कर देगी। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जब कम होती है तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, रेनिन की इनहिबिशन करवा देता है, तो एंजियोटेंसिन 2 की फॉर्मेशन नहीं होगी और हमारे पास सीक्रेशन कम हो जाती है एल्डोस्टेरोन की। अब हम ड्रग्स देते हैं, हमारे पास आपको पता है प्रोटोटाइप कौन सी है, प्रोपेनोलोल। ये हमारे पास प्रोटोटाइप है लेकिन ये नॉन सेलेक्टिव है, बीटा 1 पे भी करती है, बीटा 2 पे भी करती है, तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है एस्थमा में। अगर आपको याद हो कि अगर हमने अंजाइना में किया था, अगर पेशेंट को ब्रोंकियल एस्थमा है तो इसमें बीटा ब्लॉकर्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। क्यों? क्योंकि ये नॉन सेलेक्टिव है, हार्ट पे भी इफेक्ट दिखाएगी, ब्रोंकस पे भी दिखाएगी, ब्रोंक्यूल्स आर्ट्रियोल्स पे भी दिखाएगी, जिसकी वजह से अगर पेशेंट को एस्थमा है तो उसकी डेथ हो सकती है, ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है। तो ये नॉन सेलेक्टिव है, हम सिलेक्टिव यूज़ करते हैं। हमने ये की थी ड्रग अंजाइना में मेट्राप्रोनोल, ये हम करेंगे यहाँ पे। एटीनलोल भी कर सकते हैं और एक और भी दवा हम करते हैं नेबिवोलोल, ये हम यूज़ करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये सिलेक्टिव है, बीटा 1 रिसेप्टर्स पे ही एक्ट करती हैं, ये बीटा 2 पे नहीं करती, जिसकी वजह से हमारे पास एस्थमा का कोई खतरा नहीं होता है पेशेंट में। बीट सिलेक्टिव करेंगे, ये बात याद रखिएगा। और हम क्या करेंगे, ये जो है हमारे पास ये सिलेक्टिव हमारे पास बीटा ब्लॉकर, ये क्या करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड की जो है स्टिमुलेशन रिलीज करवाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड आपको पता है वेजो डायलेटर है हमारे पास। जब हम गैस करेंगे, गैस एनेस्थीसिया, उसमें मैं आपको बताऊंगी नाइट्रो ऑक्साइड, हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड वेजो डायलेटर है, तो ये वेजो डायलेशन करवाती है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन कम हो जाती है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। और हम थेरेपेटिक यूजेस हमने कर लिए हैं, पहले इजी हो जाएंगे। तो हम हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं, सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया में हम यूज़ करेंगे, किस में हम यूज़ नहीं करते। अब बीटा ब्लॉकर्स हम क्या करेंगे, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में यूज़ कर सकते हैं। आप उसको चार्ट को देखिएगा, फिर से इस्कीमिक करेंगे। डायबिटीज़ में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अगर किसी पेशेंट में रिकरेंट स्ट्रोक है तब भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। हार्ट फेलियर में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम पेशेंट में बीटा ब्लॉकर्स हम यूज़ कर सकते हैं। अब इस पे एडवर्स इफेक्ट कौन से हैं? इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, एक दो ज़रूर याद कीजिएगा। इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, जैसे कि हमने क्या, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है, ड्रग विथड्रॉल सिंड्रोम हो सकते हैं। विथड्रॉल सिंड्रोम क्या होते हैं कि हम ड्रग छोड़ेंगे तो उसके सिम्टम्स फिर नज़र आने लगते हैं, उसे हम कहते हैं ड्रग विथड्रॉल सिंड्रोम। उसमें हाइपरटेंशन हो सकता है,
हाइपरटेंशन हो सकता है, अंजाइना हो सकता है, हमारे पास मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है, और ये हमारे पास हो सकती हैं। और ये क्या करती है कि लिपिड प्रोफाइल को भी थोड़ा बहुत इसको अफेक्ट करती है। लिपिड क्या करती है कि हमारे पास जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, या कोलेस्ट्रॉल और TG ट्राइग्लाइसराइड की भी कंसनट्रेशन इंक्रीज करवा सकती है। ये इसके विड्रॉल सिम्टम्स है और ये इसके लिपिड प्रोफाइल पे इफेक्ट्स हैं। ये बस आपको एक दो ड्रग याद करनी है। मैंने आपको कहा कि ये क्लास हर किसी में यूज़ है। जैसे हमने अंजाइना में किया, उसमें हमने ये ड्रग की थी, इसमें हमने एडिशन में कर ली नेबीवोवोल। नेबीवोल क्या करती है, हमारे पास वेजोडाइलेटर जो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड है उसकी स्टिमुलेशन करवा देती है। वो क्या करवाती है, वेजोडाइलेशन हो जाएगी तो बीपी कम हो जाता है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, बहुत बहुत ईजी है। अब हम नेक्स्ट में करेंगे, बाकी जो भी क्लासेस हमारी रहेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा।